तो बच्चों आज हमने जो दो टॉपिक स्टार्ट किया तो पहला जो था वो फिजिक्स में ऑप्टिक्स था और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शुरू करने से पहले एनसीईआरटी के पहले पेज में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी जिनको मैंने सोचा कि टू द पॉइंट लिख करके आपको समझा दूं फटाका, है ना। तो ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं 5-6 ये एनसीईआरटी में ही लिखा गया है ना। तो इसको जो है आप चाहे तो यहाँ दिमाग लगा लें। तो ये एनसीईआरटी के लिए भाई कुछ जरूरी पॉइंट हैं, ये जो है जरूरी पॉइंट है एनसीईआरटी के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। जैसा मैंने कहा कि पूरा देखने के बजाय मैं जहाँ पढ़ाता रहूँ वहाँ आप फोकस रहेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। सब कुछ देखने के बजाय आप जो है हमारी कलम जहाँ चले वहीं पर खूब जम के फोकस रहें और फिर पॉज करके भी आप जो है नोट्स बना सकते हैं। तो आप देखिए फटाफट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring non-spontaneous chemical reactions। तो देखो इसकी मीनिंग क्या है, इसमें क्या लिखा गया है। बहुत सारे रिएक्शन अपने आप ही हो जाते हैं। तो जब कोई भी रिएक्शन होगा तो फिर वहाँ कुछ एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को हम यूज करेंगे बिजली पंखा चलाने में, एसी चलाने में, है ना। तो दुनिया में बहुत सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी हमको मिलती है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो इस चीज़ की स्टडी है कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही हैं और हम वहाँ से एनर्जी कैसे प्राप्त करेंगे। देखो बहुत सरल है। और कौन सा रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस नहीं है, जो अपने आप नहीं हो रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करके हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन को करवाएंगे, है ना। यही इसमें लिखा गया है पहले पॉइंट में। एक बार फिर से आप सुन लें, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो स्टडी है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की ये ब्रांच है। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें ये पहले पॉइंट में क्या लिखा गया है कि जो रिएक्शन अपने आप नहीं होगा उसको इलेक्ट्रिसिटी दे करके करवाया जाएगा। क्यों करवाया जाएगा? क्योंकि हमें कुछ जरूरी कंपाउंड बनाने हैं। और जो रिएक्शन अपने आप हो जाएगा, वो रिएक्शन अपने आप होगा, वहाँ से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, एनर्जी निकाल करके फैन, बिजली पंखा, कूलर ये सब चलाएंगे, है ना। तो ये फायदे हैं, ये कहीं और नहीं एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज ही है। वही हमने उसमें अच्छे पॉइंट हमें लगे तो इसको हम लिख करके आपको समझा दे रहे हैं। फिर सिलेबस की चर्चा कर दे रहे हैं, फिर हम ये चैप्टर आराम से शुरू कर देंगे मजे लेकर के पूरा, है ना। अच्छा देखो दूसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है भाई। दूसरे में लिखा गया है केमिकल रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन में, और इसका उल्टा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। ये मैंने क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शंस दैट डू नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। जो रिएक्शन अपने आप नहीं होते हैं, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके उस रिएक्शन को करवाया जाता है। और बहुत सारे रिएक्शन जो अपने आप हो जाते हैं उससे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त की जाती है ना। तो ये लिखा गया है। अब यहाँ पर आप देखें, ए लार्ज नंबर ऑफ मेटल। अब ये क्यों जरूरी है, ए लार्ज नंबर ऑफ मेटल, बहुत सारी मेटल
NaOH, Cl2, F2 and many other chemicals are produced by electrochemical method, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बहुत सारे कंपाउंड को हम बनाते हैं जो हमारे केमिस्ट्री की दुनिया के लिए बड़ा ही आवश्यक है। जैसे उसमें Cl2 गैस है, F2 गैस है, बहुत सारी मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से उसको हम करते हैं। और देखो आप, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स convert chemical energy into electrical energy and are used on large scale in various instrument and devices। तो बैटरी और ये सब केमिकल एनर्जी से ही यहाँ एनर्जी बनती है, निकलती है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आप इस बात को जानते हैं, है ना। यहाँ देखिए क्या लिखा हूँ, The reactions carried out electrochemically can be energy efficient, less polluting, है ना। तो जो रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल, है ना, रिएक्शंस कैरीड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी एफिशिएंट, लेस पॉल्यूटिंग। तो जो बैटरी से हम एनर्जी, अब देखो आज समाज में, आज सोसाइटी में ई रिक्शा, है ना, जितनी भी कार टेस्ला वगैरह की, है ना, तो जो अच्छी कार है और जितनी भी गाड़ियां हैं वो बैटरी से की जा रही, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। अगर पोल्यूशन नहीं हो, जैसे ई रिक्शे से आप जा रहे हैं, रास्ते में कौन सा पोल्यूशन हो रहा है, तो वो पोल्यूशन ना के बराबर है ना। तो ये चीज लिखा गया है। और देखो क्या लिखा गया है, Therefore, study of electrochemistry is important for creating new technology that are eco-friendly। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो एक ऐसी ब्रांच है जहाँ से नई तकनीक का विकास होगा जो कि इको फ्रेंडली होगा, यानी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं बढ़ाएगा। तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इसको समझ सकते हैं आप। यहाँ से अगर हम आगे बढ़े, क्या लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल थ्रू सेल्स टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स आर नोन टू हैव इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन। जैसे हम बायोलॉजी में ये बात समझ चुके हैं कि सेल्स आपस में बात करती हैं, दिमाग का जो न्यूरॉन है यानी माइंड जो है वो सेंसरी सिग्नल भेजता है, यानी जो सेल्स आपस में बात करती हैं वो सेंसरी सिग्नल के द्वारा बातचीत होती है। ये तभी हम जान सकते हैं जब हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ज्ञान हो। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इतनी इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी में भी उसका यूज है कि सेल आपस में कैसे बात कर रही हैं, कौन सा केमिकल यूज हो रहा है इनके कम्युनिकेशन के लिए, है ना। तो ये मोटी बातें कहाँ लिखी गई थी, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में। तो उसको एज इट इज हमने लिख करके क्या किया, आपको समझा दिया है। और इसमें कुछ है नहीं, आपको भी इसे लिखना चाहिए। और अगर इसको बहुत ज़्यादा शार्ट में करके, जैसे मैं चाहता कि इतना लैंग्वेज लिखने की बजाय शब्द लिख देता, 2 4 5 शब्द, तो इसको मैं शब्द में भी कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। जो बच्चा इतना लिखने से, वैसे आप पूरा लिखेंगे और फिर उसमें सब अंडरलाइन नहीं करिएगा। जो मैं शब्द लिख रहा हूँ अगर वो शब्द भी याद हो गए तो बहुत है। जैसे जो पहला पॉइंट है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये रेड वाले से जो अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, बस केवल इतना, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो ये याद हो जाए आपको तो बहुत है ना। फ्रॉम एनर्जी, है ना, रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस। तो इस वाले पॉइंट में भाई लिखने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये डिफिनीशन भी हम कह सकते हैं, है ना।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन है तो इसको आप पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पर केमिकल एनर्जी है ना, तो कहीं ना कहीं समरी ही है, शब्द पर आप ना जाएं, जैसे समरी ही है। तो जैसे मैं ये कह सकता हूँ, चलो कुछ सर्कल कर दे रहा हूँ। पहला तो पूरा लिख लो, दूसरा भी पूरा लिख लो, तीसरे में ये NaOH है, F2 है ना, और ये इतना अगर आपके दिमाग में बैठ जाए। बैटरीज और फ्यूल सेल्स ये पूछा जाएगा भाई, है ना। ये एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट, ये है मामला, ठीक भाई। और ये ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स, है ना। तो ये दिमाग में आपके अगर चीजें बैठ रही हैं तो बेस्ट है। अब देखो हम जो है, वैसे तो हम एनसीईआरटी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, मुझे मज़ा भी आता है एनसीईआरटी को फॉलो करने में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अच्छी किताब है। लेकिन इस चैप्टर में हम उल्टा चलेंगे, यानी एनसीईआरटी का जो लास्ट पेज है उसको, यानी एनसीईआरटी के इस चैप्टर का जो लास्ट पेज है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, लास्ट वाले टॉपिक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जो है कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, है ना, कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इसमें जो है हमें क्या जानना है, कंडक्टेंस जानना है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जानना है, जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। और क्या जानना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा EQ से। मोलर कंडक्टिविटी को कैपिटल लेटर लैम्डा M से रिप्रेजेंट करेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडक्टिविटी, इसको हम पढ़ेंगे, है ना। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कैसे मेजरमेंट किया जाए इसको हम देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या है समझेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, जी क्या है, कंडक्टेंस है। लैम्डा EQ क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। लैम्डा M क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। देखो ये स्मॉल लेटर लैम्डा है, ये कैपिटल लेटर लैम्डा है, ठीक भाई। बंद कर दीजिए इसको, इसी बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्ल-राउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, कार्ल-राउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ये सब डिटेल में हम करेंगे। फिर हम पहुंचेंगे इस पॉइंट पर, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल यहां पर होगा। तो स्टडी ऑफ सेल में सबसे पहले कुछ हम टर्म देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है ये समझेंगे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। कोरोजन ऑफ मेटल एंड दियर प्रोटेक्शन, इससे भी सवाल पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने यहीं से शुरू किया है अपना लिखना, लिखने वाला कार्यक्रम, एनसीईआरटी का जो चैप्टर है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्स्ट थ्योरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नर्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, इस देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नर्स्ट इक्वेशन, इस चीज को हम समझेंगे। रेडॉक्स कपल छोटा सा टॉपिक है, समझ लेंगे, कुछ सवाल वगैरह इस पर है कर लेंगे, है ना। लिखने का तरीका मतलब कैसे है। फिर क्या सीखना है हमको, इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड पर सवाल पूछे जाते हैं खूब। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। तो ये भी हम समझेंगे। अब ये बहुत बढ़िया, इसी पर सारा न्यूमेरिकल है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक भाई। अब एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, यहां भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, इसे हम समझेंगे।
सेल यानी बैटरीज कई टाइप की हैं, जिसमें एक है कंसंट्रेशन सेल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल, ड्राई सेल लेड स्टोरेज बैटरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसका एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन भी पूछा जाता है ना, तो ये एप्लीकेशंस, ठीक भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या है, तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है ये जानने से ज्यादा जरूरी है उसका एप्लीकेशन। ड्राई सेल लेड स्टोरेज बैटरी, रिवर्सिबल सेल, इरिवर्सिबल सेल, कंसंट्रेशन सेल, ये सब बोर्ड के एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारे पास ये सिलेबस है, और हम ट्राई करेंगे कि इस दोनों चैप्टर को, ऑप्टिक्स को भी और इस चैप्टर को भी, तो आप इसका सिलेबस लिख लें, पॉइंट लिख लें। हम जो है पूरा एकदम फोकस रहेंगे 2025 तक, जो यानी 2020 से 2025 है ना, 2020 से 2025 के बीच में सीबीएसई बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आया है, यूपी बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आया है, जेई में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी हर टॉपिक से ये सारे क्वेश्चन हमारे साथ डिस्कस किए जाते रहेंगे। यानी यूपी बोर्ड का हिंदी माध्यम का भी बच्चा अगर दिमाग लगाए तो पढ़ सकता है, नहीं तो यूपी बोर्ड का इंग्लिश माध्यम का बच्चा और सीबीएसई बोर्ड तैयारी, है ना, ये सारे बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ से, है ना। तो हमारा प्रयास जो रहेगा वो यही रहेगा कि हर टॉपिक के साथ पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करें। तो आज हमने सिलेबस का डिस्कशन कर लिया है, फिर हम इस चैप्टर को इसके आगे शुरू करेंगे, राइट।